नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दैव कृष्ण भोंडेले और मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी। इस वीडियो में आपको वर्ल्ड अपडेट हम देंगे। तमाम दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी। बात होगी रशिया यूक्रेन युद्ध की, जो कल रात रशिया ने बड़ा हमला किया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम इजराइल हमास की, गाज़ा की बात करेंगे। साथ ही बांग्लादेश में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सर बांग्लादेश से शुरुआत करेंगे कि बीएनपी के साथ और जमाते इस्लामी के साथ मोहम्मद यूनुस की बैठक हुई। अब इस्तीफ़ा वो नहीं दे रहे हैं, तो इसके इसके क्या मायने हैं? बेसिकली उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इसलिए मना किया क्योंकि उनको लगता है कि इस्तीफ़ा अगर वो देते हैं तो जो पूरी पकड़ है मोहम्मद यूनुस की और जो उनके पीछे किरदार है तो वो सब बंद हो जाएगी। और किरदार कौन है? किरदार बहुत सारे डोमेस्टिक भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। तो मोहम्मद यूनुस तो केवल एक मोहरा हैं, उनके पीछे काफ़ी लोग हैं। तो उन्होंने अपने सलाह मशवरा करा, तो उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप पीछे मत हटिए, आप यहाँ पे जहाँ पे हैं वहाँ बने रहिए। तो मोहम्मद यूनुस ने फिर कहा कि भाई मैं अभी इस्तीफ़ा नहीं देता हूँ। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं है, मामला फंस चुका है। फ़ौज ने थोड़ा सा अपनी पावर दिखाई है, मसल थोड़ी सी फ्लैक्स की है। सड़कों पे कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक कुछ दिखाई दिए ढाका की सड़कों पर। तो उसका मतलब ये था, उसकी पोस्टरिंग का मतलब ये था कि देखिए रियल पावर हमारे पास है, आप सलाहकार हैं, आप मोहम्मद यूनुस एज ए एडवाइज़र काम करें। बट अगर आप खुद को प्राइम मिनिस्टर समझने लगेंगे तो फ़ौज को और ख़ास तौर पर जनरल जमा को वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुल मिला के कहानी ये है, इन शॉर्ट के बांग्लादेश में अब सब कुछ उतना ठीक ठीक नहीं है, गुडी गुडी पिक्चर नहीं है जो एक साल पहले थी। अब कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं। फ़ौज चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस हैं और और जो अब जमात इस्लामी है वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो जल्दी इलेक्शन नहीं चाहते। हालांकि सर बीएनपी के साथ भी बैठक हुई, वो ही वहाँ पे थे। बीएनपी ने लेकिन कहा कि 2025 के अंत तक, दिसंबर तक आप मुझे रोड मैप दें कि हम कैसे चुनाव करवाएंगे। बीएनपी क्योंकि सेना चाहती है कि चुनाव देखिए हो। बीएनपी भी चाहती है और सेना भी चाहती है। अभी फौज वहाँ पे क्या तीन चार किरदार कौन कौन से हैं? एक किरदार है फौज का, एक किरदार है बीएनपी, एक अवामी लीग, लेकिन उसको बैन किया, लगभग बैन किया जा चुका है और करीब 11,000 कार्यकर्ता उसकी जेल में है। तो उसका काफ़ी बुरी स्थिति है। तो अवामी लीग का तो कुछ मामला ही नहीं है। तीसरे नंबर पे आती है एक बीएनपी, दूसरे नंबर पे फौज और तीसरे नंबर पे आती है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वहाँ के कट्टरपंथी पार्टी है। बीएनपी को ऐसे में लगता है कि जो अवामी लीग की जो जगह है, जो स्पेस है, वो मैं फिल कर सकती हूँ। जमात इस्लामी का प्रभाव है लेकिन वो पैन बांग्लादेश पार्टी नहीं है। यानी कि अगर आप चाहें कि उसको सारे ही तबकों का समर्थन हासिल हो तो ऐसा नहीं है। तो बीएनपी को लगता है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, 2025 दिसंबर में हो, ताकि उसे मौका मिले। अब देखना ये होगा कि फ़ौज और बीएनपी जो चाहती हैं कि इलेक्शन 25 तक हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस, जमात इस्लामी और थोड़ा कुछ बाहर के जो भी इनके एडवाइज़र हैं वो नहीं चाहते कि इस साल इलेक्शन हो। जी सर, तो अब क्योंकि जैसे स्टैंड ऑफ बढ़ गया है आर्मी के साथ, तो अब शेख हसीना का क्या होगा? देखिए बहुत बड़ा सवाल है और ये इसका मुझे लगता है कि अभी बहुत मामला यूनुस चाहते हैं कि उसको पार्टी को बैन कर दिया जाए पूरी तरीके से। और यूनुस ने ये भी कहा है कि अगले 5-6 महीने मुझे जो दिए जाएंगे उसमें अवामी लीग के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको अंदर डाला जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर अगले साल 2025 में इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त केवल 2 ही पॉलिटिकल पार्टी बचेंगी। एक तो अवामी लीग होगी और दूसरी पार्टी होगी जमात इस्लामी, सॉरी, एक तो बीएनपी होगी और दूसरी जमात इस्लामी। तो उसमें अवामी लीग का मामला पूरा साफ कर दिया जाएगा। ये मोहम्मद यूनुस का ग्रैंड प्लान है, लेकिन ये इसकी संभावना इतनी आसान नहीं लग रही, क्योंकि अवामी लीग ने भी राफ्ता शुरू कर दिया है वहाँ, यानी कि बातचीत शुरू की है अपने कार्यकर्ताओं से। वो भी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको डर है कि अगर इलेक्शन जल्दी हुए तो अवामी लीग के हाथ में कुछ नहीं आएगा। सर लेकिन जैसे क्योंकि उन्होंने इस्तीफे की बात कह दी थी और फिर उसके बाद ये सूत्रों ने कहा कि जो उनका मंत्रिमंडल था वो उनको पुश कर रहा था कि आप पद पर बने रहें। तो मंत्रिमंडल जो था वो भी कहीं ना कहीं क्या बीएनपी या जमात इस्लामी के नहीं दबाव में था? उसमें भी कुछ लोग उनके साथ थे? वो बेसिकली जितने भी इनके एडवाइज़र हैं, कुछ उसमें स्टूडेंट लीडर हैं
कुछ इसमें और दूसरे लोग हैं, इसमें कुछ कट्टरपंथी भी हैं, बीएनपी के एक दो नेता भी हैं जो सिंपैथाइजर हैं। तो ये लोग चाहते हैं, बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो यूनुस के सपोर्टर थे, जो इनके एडवाइज़र हैं। तो उसे ये आप ये मत मानिए कि पूरी तरीके से बीएनपी को रिप्रेजेंट करते हैं, जमात इस्लामी के या फ़ौज के कोई लोग हैं। तो फ़ौज और बीएनपी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, लेकिन अभी मोहम्मद यूनुस का कुछ ग्रैंड प्लान है। मुझे लगता है कि शायद वो अपनी पार्टी ना बनाना चाहते हों, और शायद वो चाहते हैं कि अब उन्हें तजर्बा हो ही गया है सिस्टम का, तो क्यों ना मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। देखिए, ख्वाहिशात तो है ना, कुर्सी की लालच शायद उनके मन में ही पैदा हो रही है। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस का कुछ प्लान है जो वो अगले 1 साल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं कि 1 साल बाद जब ये इलेक्शन हो तो मैं उस समय प्राइम मिनिस्टर बनूँ। लेकिन सर उसके बीच में जो सेना के प्रमुख हैं जमान, उनकी तो उनसे बिल्कुल नहीं बनती है, उनके तो मतभेद नहीं लगातार पहले जा रही हैं, क्योंकि नहीं, उनको लगता अभी है कि ये फिलहाल तो नहीं बन रहे, लेकिन पहले तो बनी थी। भाई पहले अगर फौज नहीं चाहती तो ना बनते। तो पहले तो जनरल जमा ने इनको सपोर्ट किया। अब थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को लेके मतभेद पैदा हुआ। एक कॉरिडोर है राखियान, उसको लेके लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। कुछ और भी मसले हैं, और कहीं ना कहीं अवामी लीग और इंडिया का भी दबाव है। कहीं ना कहीं फ़ौज देख रही है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये नहीं है, जो अगर हम मोहम्मद यूनुस को लंबे समय तक बना के रखें तो ये भी नहीं है कि ऐसा हो पाए। ये भी एक कारण बताया उन्होंने कि जमान को लगता है कि लंबे समय तक अंतरिम शासन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते करने का जोखिम उठाता है। बिल्कुल, इसी आप वजह ये से भी देखें शायद एक कारण बिल्कुल है। आप देखिए कि अगर मोहम्मद यूनुस लंबे समय तक बनते हैं तो भारत के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। तो आप कितने दिन अफोर्ड करेंगे कि इंडिया जैसे एक पड़ोसी के साथ आपके संबंध खराब रहें, जबकि वहाँ से आप ट्रेड करते हैं सबसे ज़्यादा। तो वो एक संबंध है। दूसरा चीन है, चीन मोहम्मद यूनुस के पक्ष में नहीं है, तो चीन का भी दबाव है, इंडिया का भी दबाव है। तो ये सारी चीज़ें मिलके अब फौज को लगता है कि ये लंबा जो फॉर्मूला बना था, जो खिचड़ी बनी तो थी, रोका जाए और चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। हाँ ठीक है। चलिए सर, अब थोड़ा सा रशिया यूक्रेन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रशिया ने इतना बड़ा अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, जबकि अदला बदली दोनों देशों के बीच लोगों की, कैदियों की चल रही थी, और उसके बीच इतना बड़ा हमला कर दिया। ये सर किस दिशा में अब युद्ध बढ़ रहा है? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब मध्यस्थता करने की बात उठती है, ट्रंप भी कोशिश करते हैं, दुनिया के तमाम बड़े नेता कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जहां अदला बदली की बात होती है और वहीं फिर इतना बड़ा हमला। ये हेडलाइन बननी चाहिए कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ की। कल जो हमला हुआ उसमें कितने ड्रोन आए? 303 के आसपास सर। 300 ड्रोन से हमला। 300 शाहिद ड्रोन बताए जा रहे हैं, जेलेंस्की ने जो बताया। हाँ, तो चलो जेलेंस्की की बात को 300 हम ना माने तो 200 मान लो। ठीक है, 200 ड्रोन आते हैं रूस की तरफ से यूक्रेन के में, और यूक्रेन की राजधानी के अंदर अटैक होते हैं, करीब 12 लोग मारे गए सर। और ये तब हो रहा है कि जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होती है। तो बातचीत के बाद भी, 1 घंटे की बातचीत के बाद भी अगर लड़ाई इस लेवल की या इस नहाज पर पहुंच चुकी है, तो आप समझिए कि ये मामला अभी उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो उस दिन भी कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने बड़ी खुशी में पुतिन से बात करने के बाद जर्मनी के चांसलर को फ़ोन मिला दिया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन मिला दिया कि देखो मैंने सब कुछ सेटल कर दिया, सब गुड है। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब रशिया समझ चुका है कि उसे जब इस युद्ध का समाधान करना है, सीज़ फायर करना है, तो उसे अपनी शर्तों पर करना होगा, यानी कि उसकी कुछ शर्तें हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई अभी और खींचेगी, इतनी आसानी से बंद नहीं होगी, और रूस के जो हमले हैं लगातार बढ़ेंगे। और अब देखना है कि अमेरिका यूक्रेन को जो रेस्क्यू करना चाहता है वो कैसे कर पाएगा, जो अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है सर। क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ, हालांकि लोग भले ही चाहे 12 मारे गए हों, लेकिन जब ये मध्यस्थता की बात होती है, डोनाल्ड ट्रंप के पास जेलेंस्की भी गए थे, उनका वो व्हाइट हाउस का वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे उनको डांटते हुए नज़र आ रहे थे। तो अब फिर ऐसे हमले जब होते हैं, अदला बदली की बात शुरू होती है, इस्तांबुल में मीटिंग हुई, दोनों में सहमति बन गई, सब कुछ हो गया। अब जैसा कि आपने कहा कि ये अभी और लेवल बढ़ेगा इस चीज़ का, तो कितना और आपको लगता है कि आगे जा सकती है? देखिए, इसमें रूस की कुछ शर्तें हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। एक तो रूस ने जो इलाकों पे कब्जा किया है वो वापस नहीं मिलेंगे यूक्रेन को, ये यूक्रेन मान के चले।
दूसरा, एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा यूक्रेन के अंदर, जहां पर कोई भी यूक्रेन अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री की जो तैनाती है वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, रूस को एक गारंटी चाहिए कि यूक्रेन कभी भी अब नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। तीसरी, चौथी, जो भी अमेरिका और रूस के बीच में सहमति बनेगी यूक्रेन को लेके, उसमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि यूक्रेन का भविष्य में क्या रोल है। क्या ये नाटो का सदस्य बनेगा, बन सकता है या नहीं बनेगा, या फिर ये रूस का ही एक जैसे बाकी कंट्रीज है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उसी तरह की एक फेडरल स्ट्रक्चर में वापस लौटेगा। तो ये तय करना है। ज़ेलेंस्की तो लेकिन सर इसके लिए मुझे लगता मानेंगे नहीं तो कभी। इसी के लिए ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे। ज़ेलेंस्की का कहना ये है कि जो उनके 2 प्रांत हैं बड़े बड़े, वो वापस किए जाए। जो नहीं मानेगा, जो बफर जोन की बात की जा रही है, एक बड़ा इलाका जिसमें कोई भी मिलिट्री यूक्रेन की ना हो, वो उसके लिए तैयार नहीं है। तीसरा, नाटो और ईयू को लेकर यूक्रेन की क्लैरिटी क्या होगी, ये अमेरिका भी नहीं बता पाया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मामला अभी पेचीदा है, फंसेगा, और ये यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है ये अभी चलेगा। लेकिन सर बड़ी बात है कि अमेरिका जो सुपर पावर कहा जाता है उसके रहते भी मतलब मध्यस्थता नहीं करा पा रहा वो, जबकि इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप आए, पहले कह दिया कि मैंने मध्यस्थता कराई है, फिर पलट गए अपने बयान से। लेकिन इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बाद भी उनका इन्फ्लुएंस मतलब फिर नहीं है उतना पुतिन के ऊपर कहा जाए तो। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका एज ए कंट्री, मतलब आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट समझिए, ये पूरा गेम जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है और पुतिन का है। अमेरिका पावरफुल था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से वो बातचीत करना चाह रहे हैं, मसले को सुलझाना चाह रहे हैं, वो उनका तरीका अलग है। ये समझ डोमिनेट करके नहीं, थोड़ा सा डोमिनेट भी, कई बार वो जरूरत से ज़्यादा बातें बोलते भी हैं, उस तरह के स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाते। जैसा एक बड़े न्यू पावर्ड कंट्री को एक लीडर को दिखाना चाहिए, वो सहजता नहीं है, वो ठहराव नहीं है, तो वो जल्दी में कुछ भी बात करते हैं। तो उस तरह का मामला है, तो उससे थोड़ा सा मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो रशिया यूक्रेन युद्ध की बात हो गई। अब बात थोड़ा सर इजराइल हमास गाज़ा की भी कर लेते हैं। वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ का क्या अपडेट है? देखिए, इजराइल हमास में काफ़ी दुखद खबर ये है कि कल भी अटैक्स जारी रहे, जिसमें कुछ लोग बेगुनाह भी मारे गए। कल करीब 79 के करीब लोग मारे गए हैं जो इजराइल हमास की लड़ाई हुई है। हालांकि ये अच्छी बात है कि जो एड के ट्रक हैं, जो आम जनता को जो मिलने हैं एड, उसके ट्रक्स की संख्या अब बढ़ गई है, और वो इजराइल ने इजाज़त दी है कि जो वहाँ पे लोग हैं उनको एड मिले। देखिए, सवाल ये है कि मुझे लगता है कि ये भी मामला बड़ा पेचीदा हो चुका है। इजराइल अमेरिका की नहीं सुन रहा है। इजराइल का जो ऑपरेशन है वो भी जारी है, जिसमें उसका मकसद ये है कि जो बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए हर हाल में। दूसरी तरफ ये भी है कि जो हमास की लोकल लीडरशिप है वो भी किसी तरह बातचीत के मूड में नहीं है। वो इस तरीके से जो इजराइल चाहता है उनकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, जो भूखे भी हैं, जो जिनकी स्थिति भी ख़राब है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो एड कम मिल रही है। कम से कम एक अनुमान के तहत कम से कम 100 से 150 ट्रक एड के रोज़ गाज़ा में आने चाहिए, जो एक एस्टिमेट लगाया यूएन की एजेंसी ने, मैं वो कोट कर रहा हूँ। लेकिन अभी हालात क्या है कि 15 या 20 और इतने कम आ रहे हैं। तो इतने में क्या होगा आप समझिए। बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी एक क्राइसिस है। इस क्राइसिस पे दुनिया को देखना चाहिए। साथ ही हमास को भी ये समझना चाहिए कि अब शायद वो सीज़ फायर के लिए बात करे। इजराइल भी समझे कि भाई अब सीज़ फायर का वक्त है, क्योंकि देखिए बंधक हैं, उन जो भी बच्चे हैं, जो भी हमास के पास है, वो भी अगर वापस इजराइल को मिल जाए तो शायद, मेरा मानना है कि शायद इस मसले का हल थोड़ा बहुत निकल पाए। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और हमास में और गाज़ा में और भुखमरी और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं अगर ऐसे इतना नहीं, भुखमरी तो ऑलरेडी है और बढ़ेगी सर। फिर लोग वैसे भी अगर ये युद्ध में मारे जा रहे हैं, फिर और मारे जाएंगे। अगर ये ब्लॉकेड जारी रहता है तो भुखमरी और बढ़ सकती है। जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो उनके लिए खाना बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए तो भुखमरी और बढ़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमास को, मुझे लगता है कि अब सामने आना चाहिए, सीज़ फायर करनी चाहिए, और जो बंधक हैं, जो
बंधक हैं उनको छोड़ना चाहिए, ताकि इसराइल को भी कहा जाए कि देखो उन्होंने ये किया तो आप ये सब ब्लॉकेड और ये जो बमबारी है ये बंद करें, ताकि एक थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ बातचीत आगे बढ़े। तो हमने रशिया यूक्रेन युद्ध की बात की, हमने इजराइल हमास गाज़ा की बात की, हमने बांग्लादेश में क्या चल रहा है उसकी बात की, और आगे भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।